हम आज आपको एक ऐसे बेटे की स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसने अपने मरते हुए पिता को जो वचन दिया था, उनके स्वर्गीय पिता को जो वचन दिया था, आज उस वचन को पुत्र पूरा कर रहे हैं। 2013 तो आपने जिस तरह से कहा कि ये बातें अगर सामने आती तो काफ़ी प्रेरणादायक होगी करके, तो धर्मानुष्ठान या मंदिर के निर्माण के विषय में ये बात है, इसलिए मैं आप लोगों से साझा करूँगा। देखने में आता है कि जब एक परिवार के बीच में विघटन की कई तरह की खबरें आपको भी सुनने में मिलता है, मुझे भी सुनने में मिलता है। कई बार ये देखने में आता है कि बेटा बहू या तो अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं, अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिस स्टोरी के सुनने के बाद भी आप भी कहेंगे वाह, खबर हो तो ऐसा। हम आज आपको एक ऐसे बेटे की स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसने अपने मरते हुए पिता को जो वचन दिया था, उनके स्वर्गीय पिता को जो वचन दिया था, आज उस वचन को पुत्र पूरा कर रहे हैं। 2013 में उनके आज से करीब 10 साल पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता के जाने के बाद अब 10 साल के बाद जो उनके बेटे हैं, बेटे उस पिता के वचन को पूरा कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं घुमरगुड़ा के गोहटिया ठाकुर देवेंद्र सिंह की। ठाकुर देवेंद्र सिंह आज अपने जो पिता को जो दिया हुआ वचन, या उनके पिता ने जो उनसे वचन लिया था कि बेटा आपको इस काम को पूरा करना है, उस काम को पूरा कर रहे हैं। ठाकुर देवेंद्र सिंह आज मंदिर बनाने जा रहे हैं। जब यह खबर हमारे पास आया, हमारे लोकल टीवी के पास आया, तो हमने भी कहा कि निश्चित तौर पर ये समाज के बीच में काफी एक प्रेरणादायक स्टोरी होगी, और इस स्टोरी को हमें कवर कर समाज के बीच में इस स्टोरी को दिखाना चाहिए। इसलिए हम इस स्टोरी को करने के लिए हम तैयार हो गए। ठाकुर देवेंद्र जी से भी हमने चर्चा की, तो ठाकुर साहब ने कहा कि निश्चित तौर पर इस खबर को लेकर मैं भी आपके चैनल से बात करूंगा। नमस्कार, मैं रवि तिवारी और आप देख रहे हैं लोकल टीवी। हम सीधा ठाकुर जी से ही रूबरू होंगे। ठाकुर जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। नमस्कार रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके नए चैनल को। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि लोकल जो मुद्दे हैं आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, जिससे काफ़ी जागरूकता आ रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पत्रकारिता बहुत अच्छे रूप में जा रही है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद ठाकुर जी, आपने हमारे नए चैनल को लेकर हमें भी धन्यवाद दिया है। ठाकुर जी, एक पहला सवाल आपके विषय में मैंने ये सुना, आज मैं रिपोर्टिंग करने आपके साथ बैठा भी हूँ, कि जब आपके पिता की अंतिम स्थिति थी, मतलब अंतिम स्थिति में आ गए थे, चूंकि आपके पिताजी ने भी बहुत नाम कमाया था, पिता ने जाते जाते आपसे एक वचन मांगा था। मतलब ये कह सकते हैं कि आपको ये कहा था कि बेटा मेरा ये सपना, इस सपने को मैं पूरा नहीं कर पाया, अब आपको इस सपने को पूरा करना है। पिता ने आपसे क्या कहा था ठाकुर जी? उनके अंतिम समय की लाइनों को मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये भावुक कर देने वाला भी प्रश्न है ठाकुर जी, कि एक बेटे के लिए अपने बाप का साया बहुत बड़ा चीज होता है। हर बेटा चाहता है कि मेरा बाप का जो हाथ है अंतिम तक मेरे सिर पर रहे। लेकिन ठाकुर जी, दुख भरी बात है कि वो आपके साथ नहीं है अभी, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ठाकुर जी, क्या लाइनें थी ठाकुर जी जो अंतिम में जाते जाते आपसे कह गए? पूरी बातों को थोड़े विस्तार में बताएंगे जी। ये पूरा मामला तो निजी है, पारिवारिक है, परंतु आपने जिस तरह से कहा कि ये बातें अगर सामने आती तो काफ़ी प्रेरणादायक होगी करके, तो धर्मानुष्ठान या मंदिर के निर्माण के विषय में ये बात है, इसलिए मैं आप लोगों से साझा करूँगा। थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी पुराना मामला और मुद्दा है। जैसा कि हमारा जो पैतृक ग्राम है, हमारा जो पैतृक गाँव है घुमरगुड़ा, बहुत सारे साथी जानते हैं। कभी हमारे पूर्वज जो है वहाँ पे मालगुजारी प्रथा में मालगुजार के रूप में जाने जाते थे। आज भी वो नाम तो है, हालांकि संपत्ति नहीं रही धीरे धीरे, लेकिन नाम है। तो हुआ इस तरह कि मेरे पिताजी के जो दादाजी थे, स्वर्गीय नरहरि सिंह राजपूत जी, वो उनको मालगुजारी प्रथा से गांव में ज़मीन बाड़ी मिला था। काफ़ी ज़मीन बाड़ी काफ़ी थी, हज़ारों एकड़ में था, और साथ में एक 9 एकड़ का तालाब और एक एकड़ का तालाब, और बीच में जो है एक मेड़ काफ़ी चौड़ा, वहाँ स्वयंभू शंकर भगवान जी का लिंग जो है स्वयंभू वहाँ पे स्थापित हुआ था। और उसमें उस ज़माने में मंदिर हुआ करते थे, तो वो मंदिर काफ़ी प्रचलित था। आसपास के क्षेत्र के लोग काफ़ी जानते हैं उनको और मानते भी हैं। और वहाँ पे पुत्र रत्न प्राप्ति या पुत्री रत्न प्राप्ति निसंतान दंपतियों के लिए वह मंदिर काफ़ी वरदान साबित हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार में काफ़ी
लोग बढ़ते गए। और जैसे मेरे दादाजी के 2 पुत्र हुए, एक उनका दूसरा परिवार, एक दूसरा परिवार। और मेरा जो दादाजी का परिवार था वो तो गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरी में चले गए। बाकी जो दूसरे अन्य दादाजी जो थे उनका परिवार वहाँ गौटिया को जो पद है उसको संभालने लगे। और धीरे धीरे समय बीतते रहा, समय के साथ साथ थोड़ी संपत्ति कम होते गई, परिवार बढ़ते गया और बहुत सारे अनेकों कारण थे। तो मंदिर की स्थिति जो है थोड़ी थोड़ी वो जर्जर होने लगी, धीरे धीरे जर्जर होने लगी। और इस टाइम सबसे बड़ी बात ये हुआ था कि मध्य प्रदेश शासन में जो है, जो तालाब हुआ करते थे उसको शासन ने अपने अधीनस्थ कर लिया था, शासकीय प्रक्रिया में चल रही थी। तो वो दादाजी के जो भाई वगैरह थे उनकी लड़ाई चल रही थी कोर्ट में, और लगभग यह चलता रहा, उस कारण से वो मंदिर भी नहीं बन पाया था। अब मैं बात बताता हूँ 2013 की। 2013 में जब मेरे स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय बलियार सिंह राजपूत जी, जिन्हें सब जानते हैं, उनकी अंतिम समय में उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, 3 चीज़ें कही थी वैसे तो। एक सबसे पहला चीज़ जो कहा था, शिव मंदिर निर्माण के लिए मुझे कहा था कि बेटा तुम्हें ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। और दूसरा 2 बातें जो मुझे निजी तौर पे कही थी, मैं आज आपको वो सब चीज़ बता देता हूँ। कहा था कि कभी भी कोई व्यक्ति बेटा आपके दरबार से या आपके घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और दूसरा कहा था, जब भी कोई आपके पास काम करते हैं, कोई भी वर्कर हो, कोई भी व्यक्ति काम हो, तो उसको भूखे पेट उसको काम नहीं कराना है, उसकी भोजन की व्यवस्था तुम्हारे ओर से होनी चाहिए। ऐसा करके 3 चीज़ें बोली थी। 2 चीज़ें तो मैं करते आ रहा था, और एक मंदिर निर्माण का कार्य जो है ये रह गया था। 2013 से लेकर आज 2023 का अंतिम लगभग 10 वर्ष खत्म हो गए। इस बीच में हुआ ये कि 2014 में मैं ग्राम पंचायत घुमरगुड़ा, जो मेरा गृह ग्राम है, वहाँ का मैं सरपंच बना। और सरपंच बना तो जो पैतृक तालाब का जो मामला न्यायालय में चल रहा था, तो सरपंच होने के नाते उसको हाई कोर्ट में अपील करना था। तो हाई कोर्ट में अपील करने के लिए उसको सरपंच और ग्रामवासी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे धर्म संकट ऐसा था कि मेरे परिवार का जो तालाब है, जिसमें मैं खुद हिस्सेदार हूँ, तो एक सरपंच होने के नाते मुझे हाई कोर्ट में अपील करना पड़ा अपने परिवार के खिलाफ, क्योंकि मेरा राजधर्म कह रहा था, 3 गांव का वहाँ पे निस्तारी था, तो मुझे सरपंच होने का अपना फर्ज निभाना था। मैंने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में जब अपील किया तो जो मेरे परिवार, जो मुझे सरपंच बनाने में और हमेशा मेरा साथ देते थे, वो लोग सब मेरे विरुद्ध हो गए। तो वो मामला चलता रहा, कोर्ट का मामला। और जब उस दरमियान जब मैं मंदिर बनाने की बात को लेकर परिवार में चर्चा किया, तो मेरा सब विरोध करने लगे कि मंदिर जो है हम बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे करके। उसी विरोध के झगड़ा वगैरह तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उस विरोध के चक्कर में आज तक हम मंदिर नहीं बना पाए थे। फिर क्या हुआ कि ये सब मामला चलता रहा, तो मेरा एक आश्रित गांव है घोड़गुड़ा करके, वहाँ पे एक बाबाजी परिवार है। बाबाजी परिवार काफ़ी शिव भक्त परिवार है, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। तो वो उन्होंने शिव मंदिर का स्थापना किया था करीब 10 साल पहले, और वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, अभी भी कच्चा मंदिर रहा है। और जब मैं वहाँ पे गया, मतलब भगवान भोलेनाथ जी की कृपा कहना चाहिए, हमारे तो आराध्य देव हैं, आप सबके भी आराध्य देव हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, किसके हाथ से बनेगा, वो भी भोलेनाथ जी तय करते हैं। हम एक माध्यम मात्र हो सकते हैं। हमारे पास चाहे हम आर्थिक रूप से सक्षम ही क्यों ना हो, फिर भी हम वो कार्य को करने में, जब तक भोले बाबा जी का उनका आशीर्वाद नहीं होगा, उनका इच्छा नहीं होगी, तब तक आप नहीं कर सकते। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। तो उनसे जब मैंने चर्चा किया तो वो मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गए। और जब मंदिर का बनाने की बात आई, तो अभी आज 9 वर्ष 2024 की शुरुआत था, सोमवार का दिन था, और सोमवार के दिन में हमने उसकी शुरुआत किया। और जब शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सहयोगी साथी हैं, जैसे कोई मिस्त्री का काम करने वाला, वो बोल रहा था कि भैया मैं 2 दिन अपने तरफ से मिस्त्री का काम कर लूँगा। कोई लेबर था, वो लेबर कुली कह रहा था कि 2 दिन के लिए मैं काम कर लूँगा। कोई ईंटा देने की बात कर रहा है। इस तरह से मतलब आप अगर शुरुआत करेंगे, ऊपर वाले की इच्छा होगी तो आप शुरुआत करेंगे, और जो शुरुआत करेंगे तो अपने आप सारा निर्माण कार्य होते जाएगा, सहयोग मिलेगा। ठाकुर जी, मैंने एक चीज ये सुना है आपके पिताजी के विषय में। आपके पिताजी के विषय में मार्केट में आज भी चर्चा होती है, क्योंकि उन्होंने अच्छा नाम कमाया था। ठाकुर जी, उनके विषय में ये कहा जाता है कि वो जो बोलते थे वो करके दिखाते थे।
ठाकुर जी, आपके पिताजी के विषय में, आपके स्वर्गीय पिताजी के विषय में हमारे दर्शक कुछ जानना चाहेंगे। कुछ बातें हैं क्या ठाकुर जी जो आप उनके साथ शेयर करना है, वो हमारे चैनल के साथ शेयर करना चाहेंगे, उनसे कुछ जुड़ी बातें, कुछ ताजा यादें जो आप बताना चाहेंगे? पिताजी पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे, उसके बाद जो है वो राजनीति में आए, और राजनीति में आए तो रायपुर ग्रामीण हुआ करता था उस समय, बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद सब एक ही ज़िला हुआ करता था। तब वो उनकी आस्था कांग्रेस के साथ थी, काफ़ी 13-14 सालों तक वो पद में रहे, जिला अध्यक्ष के रूप में, ग्रामीण जिला अध्यक्ष के रूप में, और जनता की सेवा किए। उनके द्वारा काफ़ी काम किया गया अपने क्षेत्र में, आज भी लोग याद करते हैं। और उनका एक स्वभाव था कि एक सादगीपूर्ण राजनीति करते थे, और हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं। हालांकि मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन उनके जो विचारधारा है, जो जन सेवा का जो माध्यम था और जो कमिटमेंट करते थे, वो हमारे अंदर भी आया। काफ़ी कुछ हमने सीखा है, और आज जो कुछ भी है हम अपने पिताजी के संस्कार के बदौलत है, और आगे भी जनसेवा करते रहेंगे। ठाकुर जी, पापा के साथ बिताए हुए कुछ ऐसे पल जिसको आप आज तक भूल नहीं पाए हैं? जब भी पापा की तस्वीर, आपके पिताजी की तस्वीर देखते हैं तो बातें आज भी याद आ जाती है कि नहीं, पापा की ये बातें मुझे अच्छी लगती थी, या पापा की ये आदत मुझे अच्छी लगती थी। ऐसा कुछ चीजें हैं क्या ठाकुर जी जो शेयर करना चाहेंगे? देखिए, पिताजी तो 2013 में चल बसे, और उनके जाने के बाद मुझे लगता था कि मैं काफ़ी अकेला हो गया हूँ करके, क्योंकि पिता का साया बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। लेकिन तब से लेकर अब तक उनका जो संस्कार है वो मेरे अंदर है, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ करके। मुझे ये लगता है कि आज भी अगर कुछ चीज़ों के मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ या मुझे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, तो मैं उनकी कुछ बातें ही नहीं, सारी बातें याद हैं। मुझे आज भी लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और जहाँ कहीं भी मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान देते हैं, और उनकी हर बातें मुझे आज तक याद है। ठाकुर जी, मैं पिछले 3 महीने 4 महीने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मुझे कई युवाओं का मैसेज आया कि भैया आप ठाकुर देवेंद्र सिंह भैया का एक बार इंटरव्यू कीजिए। ठाकुर जी, जब हम इंटरव्यू आज कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा आपके निजी जीवन पर भी जाना चाहूंगा मैं। ठाकुर जी, आपके विषय में यह सुनने में आया है कि आपने काफी संघर्ष किया है, आपका जीवन एकदम संघर्ष में रहा है, चुनौतीपूर्ण आपने जीवन जिया है। और जब आप सरपंच चुनाव लड़ने से पहले भी आप रायपुर में थे, आपने दिल्ली में पढ़ाई की है। ठाकुर जी, आपका जीवन कितना ज्यादा अब तक का आपका जीवन, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो या चाहे आपका खुद का निजी जीवन हो, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है ठाकुर जी? थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, संघर्ष ही जीवन है, और बिना संघर्ष के कुछ मज़ा नहीं आता। अब आदत लग गई है, कहते हैं ना, हम तो फाइटर है, लाइफ टाइम फाइट करते रहेंगे। और ऊपर वाला भी आपको कब चुनौती देता है? जब आपकी क्षमता हो, और ऊपर वाला साथ भी देता है, आशीर्वाद भी देता है। जैसे कि मैं बताया, मेरा आराध्य देव है भोलेनाथ बाबा, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। रही बात राजनीति की, तो मैं लगभग 10 वर्ष से पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होते आया, और इस देवभोग विकास खंड में एक सरपंच छोटे से गांव से बनकर मैंने ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, और जिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। और जो सबसे छोटी पंचायत की इकाई की चुनाव होता है, जो पंच का चुनाव होता है, वो भी लड़ा, और जो भारत का सबसे बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का, मैंने वो भी लड़ा है। तो चुनौती तो हमेशा रही है, लेकिन दिल में जज्बा है कि भाई हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे कहकर। जो मेरी एजुकेशन है, मैं दिल्ली में काम कर रहा था, एक मल्टीनेशनल जॉब भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में आया, पॉलिटिक्स में मैंने अच्छे बड़े नेताओं के साथ रहकर काम किया है। आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी जो पूर्व कृषि मंत्री थे, वो मेरे गुरु के रूप में थे, और मैंने अपने पिताजी को स्वयं देखा है राजनीति में। तो मेरी राजनीति का जो लोगों से उठना बैठा था, काफ़ी ऊंचे लेवल पे भी था, और ज़मीन पे रह के मैंने पंच के हिसाब से काफ़ी नीचे लेवल पर भी काम किया है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की राजनीति क्या हो गई है। आज की राजनीति देखिए, युवा जो है ना, बहुत सारे राजनीति में है, और राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि हम कभी कई बार देखने मिलता है, सुनने मिलता है कि अरे इस गांव का सरपंच अच्छा नहीं है, इस गांव का पंच अच्छा नहीं है, इस गांव का कोई जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं है। वो कैसे अच्छा हो सकता है जब कोई योग्य व्यक्ति जो है मैदान में नहीं उतर रहा है?
तो अयोग्य लोग ही बनेंगे, फिर हम बाद में आलोचना ही करेंगे। तो आलोचना करने से अच्छा तो हम ही क्यों ना सामने आए, हमारी नैतिक जवाबदारी भी है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं राजनीति से मतलब नहीं रखता, आपको राजनीति से मतलब रखना पड़ेगा। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दल के सदस्य हैं या दलगत राजनीति करेंगे, क्योंकि राजनीति ही देश को चलाती है। आपके गांव में राजनीति होती है, आपके मोहल्ले में राजनीति होती है, आपके ब्लॉक में राजनीति होती है, आपके प्रदेश में होती है, और पूरे देश जो है राजनीति से चलता है। ठीक है, आप किसी पार्टी से ना जुड़े, कहीं जिंदाबाद का नारा लगाए, किसी के साथ घूमे ना, लेकिन अपनी एक विचारधारा तो आप रख सकते हैं। अगर कोई सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की स्टेट में सरकार रही हो या सेंट्रल में मोदी जी की सरकार रही होगी, जो अच्छे निर्णय है जनहित के, उसको आप उसकी सराहना कीजिए। और जहां पे लगता है ये जनहित का मुद्दा नहीं है, इससे नुकसान है, तो उसकी आप आलोचना भी कीजिए। व्यक्ति वही आलोचना करता है जो जीवित है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है। लेकिन आज की राजनीति क्या हो गई है कि नेताओं के पीछे घूमना है, फेसबुक में वो पोस्ट करना है। ना किसी को कोई भी व्यक्ति जो आपके आसपास, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, आप योजना का लाभ दिलाइए। आप अपने गांव से शुरुआत कीजिए, अपने ब्लॉक से शुरुआत कीजिए। हजारों ऐसी योजनाएं हैं जिसका योजना का लाभ आप अपने क्षेत्र के लोगों को दिला सकते हैं। आप खुद ब खुद एक नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे। किसी के पीछे दौड़ के या जिंदाबाद का नारा लगवा के, फ्लैक्स लगवा के आप नेता नहीं बन सकते। नेता दो प्रकार के होते हैं, एक नेता जो जनप्रतिनिधि होता है, एक नेता जो पार्टी द्वारा मनोनीत होता है। तो आप पार्टी के द्वारा मनोनीत कार्यकर्ता हो सकते हैं, नेता नहीं हो सकते। नेता कब होंगे? जब आपको जनता चाहेगी और जनता से चुन के आएंगे। तो मेरा युवाओं से ये आग्रह भी है कि अभी आने वाले समय 2024 के अंतिम में पंचायत का चुनाव होगा, आप उतरिए मैदान में। हार जीत के तो फैसला जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपनी नैतिक जवाबदारी तो उठाइए। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग चुन कर आए तो हमारा क्षेत्र ऐसे ही बदल जाएगा। तो आप सबको राजनीति में रुचि लेना भी है, और राजनीति में पार्टी का जिंदाबाद नारा लगाना ही सब कुछ नहीं है। राजनीति में लोगों को सेवा करना, लोगों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को दिलाना, ये राजनीति का मूल मंत्र होना चाहिए। इससे आप स्थापित होंगे। ठाकुर साहब, चूंकि आप एक राजनीति के विश्लेषक के रूप में भी आपको जाना जाता है और आपको राजनीति का भी आपको काफी तजुर्बा है और आप अनुभवी भी हैं। ठाकुर साहब, एक सवाल आपसे ये भी लेना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा, अभी हाल ही में बीजेपी की बिजनौर हार हो गई। ठाकुर जी, कांग्रेस ने 15 साल का अपना वनवास समाप्त किया। अब बीजेपी के ये कह सकते हैं कि अभेद गढ़ था, इसे अभेद गढ़ के रूप में देखा जाता था, उस अभेद गढ़ को कांग्रेस ने भेद दिया। हालांकि जो छत्तीसगढ़ से थी कांग्रेस सरकार की विदाई हो गई, लेकिन बिजनौर में वापसी हो गई। देवेंद्र ठाकुर जी एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में क्या मानते हैं, कहां पर गलती हुई, कहां पर चूक हुई, आखिर कहां पर ऐसा गड्ढा बन गया कि उस गड्ढे को पाटा ना जा सका, और कहां पर कांग्रेस ने अपने गड्ढे को पाट दिया और बिजनौर जैसे अभेद किला को भेद दिया? देवेंद्र ठाकुर जी क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ और स्पष्ट बोलूंगा तो बहुत सारे नेताओं को तकलीफ भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो बिजनौर का जो किला है, अभेद किला, वो ढा दिया गया है। और इसके पीछे जो है पार्टी के जयचंदों का ही हाथ है। आप बोल रहे हैं ना कांग्रेस यहाँ से जीती है, मैं बोलता हूँ कांग्रेस भाजपा के गद्दारों के कारण जीती है। बस साफ सुथरा इनसे कह रहा हूँ। यहाँ पे जो है कांग्रेस लगभग 800 कुछ वोट से जीती है, लेकिन अभी तो इनकी पहचान भी हो गई है पार्टी लेवल पे। स्वयं प्रत्याशी और उनके जो समर्थक है, उन्होंने बड़े नेताओं से मिलकर सारी बातों को रखा है कि क्या स्थिति थी। प्रत्याशी के साथ घूमने के बाद भी उनका जो है उनके साथ गद्दारी किया जा रहा था। अब सोचने वाली बात है ये है कि इसमें छोटे कार्यकर्ता लोग बहुत कम थे। जो बड़े कार्यकर्ता, जो पद लेके बैठे हुए थे, जो शासन में मलाई खा रहे थे, जो बड़े बड़े पदों में बैठे हो, उनके द्वारा भी गद्दारी की गई। जो गांव भारतीय जनता पार्टी का लीड आता था पूरे विधानसभा में, एक हमारा एक बेल्ट ऐसा है जहां पे हमने लीड लिया है, उसके अतिरिक्त जो है अधिकांश गांव में 90% गांव में जो भारतीय जनता पार्टी का लीड आता था वो माइनस में गया। तो इसके पीछे कारण क्या होगी? कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट अच्छा रहा होगा, मैं मान सकता हूं। तो कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट अच्छा रहा तो उस गांव का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उस क्षेत्र का जो नेता है, क्या वो रिपोर्टिंग पार्टी के या पार्टी के प्रत्याशी को नहीं दिया? अगर हमारी स्थिति खराब थी तो उसको ठीक किया जा सकता था।
कांग्रेस के प्रत्याशी ने कोई बहुत बड़ा यहाँ पे परिवर्तन कर दिया था या कोई बहुत बड़ा काम कर दिया था, ऐसा तो कुछ था नहीं। राज्य सरकार की योजनाओं का वो यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र सरकार के योजनाओं को प्रचार प्रसार करना था, रमन सिंह जी के कार्यकाल के योजनाओं को प्रचार प्रसार करना था। लेकिन हुआ ये कि जो भाजपा के जयचंद है, जो गद्दार हैं, उनकी वजह से मांझी जी को हार का सामना करना पड़ा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मांझी जी तो हार जीत तो बड़ी बात नहीं होती, मांझी जी का क्या बिगड़ा, आज आत्ममंथन करेंगे। अगर मांझी जी आज यहां से चुनाव जीते होते तो आज कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में विंद्रानवागढ़ विधानसभा में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता और इस विधानसभा का जो है तस्वीर और तकदीर क्या होती आप समझ जाते। कितना फंडिंग होता, ये सड़कें, ये पुल, ये पुलिया, और एक केंद्र मंत्री का एरिया कितना विकास करता है, ये तो आप सब समझते ही है। तो नुकसान तो क्षेत्र का हुआ है, मतदाता कहीं पे गलत नहीं है। मतदाताओं ने तो मांझी जी के ऊपर विश्वास जताया। अगर मतदाता जो है विश्वास नहीं जताते भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो 10-20 हजार से हार के अंतर होती, 800 का हार का अंतर हुआ है। तो गिनती के जो, मैं सब कार्यकर्ता नहीं, देवतुल्य कार्यकर्ता है, बहुत मेहनत किए हैं, नो डाउट, मगर गिनती के जो 4-5-10 लोग हैं उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी किया और उसका नुकसान विंद्रानवागढ़ को हुआ, ना कि मांझी जी को हुआ। मांझी जी तो आज किसी न किसी पद में स्थापित हो जाएंगे, सरकार है, परंतु हमने एक कैबिनेट मिनिस्टर को खो दिया, हजारों लाखों करोड़ रुपए का जो फंडिंग होता है उसको हमने खो दिया। ये दुख का विषय है। तो ये सुन रहे थे आप ठाकुर देवेंद्र सिंह जी को। ठाकुर जी का ये कहना है कि बीजेपी हारी नहीं है, बीजेपी के जयचंदों ने भीतरघात करके बीजेपी को हराया है। उन्होंने जो उनके जो स्वर्गीय पिताजी के जो सपने को पूरा करना है, उस सपने को लेकर भी हमसे बातचीत किया। उन्होंने 3 बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता ने जो अंतिम स्थिति में जब उनके पिताजी थे तब उस समय जाते हुए उनके स्वर्गीय पिताजी ने ये कहा था कि बेटा आपको मंदिर बनाना है, जो भी आपके द्वार में आता है उस व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेजना, और जो भी आपके पास काम करना है उस व्यक्ति को भूखे पेट काम नहीं करवाना है। आज मैं चूंकि देवेंद्र ठाकुर जी के साथ मैं भी लंबे समय से जुड़ा हूं, तो देवेंद्र ठाकुर जी की जो दोनों आदतों को तो मैं जानता हूं कि देवेंद्र ठाकुर जी के पास कोई भी व्यक्ति मदद के लिए जाता है तो खाली हाथ उनके भी उसे वापस नहीं भेजते। ठाकुर जी के साथ जो भी काम करता है उन्हें वो खाली पेट कभी काम नहीं करवाते। लेकिन ठाकुर जी की जो ये तीसरी जो बात थी, इसे मैं भी नहीं जानता था। ठाकुर जी के साथ जब रूबरू होने के बाद हमने इन बातों को जाना है। निश्चित तौर पर हम हमारे लोकल टीवी की तरफ से भी हम देवेंद्र ठाकुर जी को बधाई देना चाहेंगे कि एक स्वर्गीय पिता के सपने को आज उनका बेटा पूरा कर रहा है। इस खबर को दिखाने का उद्देश्य है कि ये खबर समाज के बीच में जब जाएगा तब समाज के बीच में ये प्रेरणादायक स्टोरी बनेगी कि जब एक बेटा जब अपने स्वर्गीय बेटे पिताजी के जो दिए गए वचन को पूरा कर रहा है, तो आप भी अपने माता पिता का सम्मान करें और आपके माता पिता यदि जो चीजों को कहते हैं उन बातों को आप भी गंभीरता से लेकर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनको बातों को कम से कम उनके बातों को महत्व दे, उनके बातों को पूरा करे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।